सभी को नमस्कार। मैं सतीश अग्रवाल, सहआचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय डी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज़ में हमने उपयोगिता का अर्थ तथा सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है, इनके बारे में चर्चा की। फिर उपयोगिता की माप के संदर्भ में हमने मार्शल के घटनावाचक दृष्टिकोण तथा हिग्स एलन परेटो के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे उदासीनता वक्र विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आधुनिक जो अर्थशास्त्री हिग्स एलन परेटो हैं, उन्होंने सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की आलोचना की तथा उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए तटस्थता वक्र विश्लेषण का प्रयोग किया। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने सीमांत उपयोगिता विश्लेषण में अनेक दोष बताए, जैसा कि मार्शल मानते थे कि उपयोगिता मापनीय है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री यह मानते थे कि यह मान्यता अवास्तविक है। मार्शल ने कहा कि उपयोगिता को मापा जा सकता है मुद्रा की इकाई के द्वारा, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री यह मानते थे कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती। मार्शल का सीमांत उपयोगिता विश्लेषण वस्तु को स्वतंत्र मानकर चलता है और वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों, कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, जिनकी चर्चा हम बाद के वीडियोज में करेंगे। हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये, कि पूर्ण व्यवस्था नहीं करता है। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण एक वस्तु के संदर्भ में उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है, जबकि व्यवहार में उपभोक्ता एक से अधिक तथा स्थानापन्न स्वभाव वाली वस्तुओं का प्रयोग भी करता है। इन सब आलोचनाओं, दोषों के कारण उपभोक्ता के व्यवहार को समझाने के लिए उन्होंने तटस्थता वक्र विश्लेषण के माध्यम से बताया कि उपभोक्ता यह तो नहीं बता सकता कि किन किन वस्तुओं के प्रयोग से उसे कितनी कितनी उपयोगिताएँ मिलती हैं, लेकिन यह अवश्य बता सकता है कि विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिताओं का क्रम किस प्रकार है, अर्थात किस वस्तु से उपयोगिता अधिक मिलती है और किससे क्रम। हमने इसकी विस्तृत चर्चा की थी जब हम क्रमवाचक दृष्टिकोण पर चर्चा कर रहे थे। उदासीनता वक्र विश्लेषण को हम तटस्थता वक्र विश्लेषण तथा प्राथमिकता दृष्टिकोण भी कहते हैं। सर्वप्रथम 1881 में उदासीनता वक्रों का प्रयोग एजवर्थ ने प्रतियोगी तथा पूरक वस्तुओं से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया। बाद में 1909 में परेटो ने बताया कि उपयोगिता अमापनीय है, लेकिन इसकी तुलना की जा सकती है। 1915 में स्लट्सकी ने भी इसके विकास में योगदान दिया, लेकिन पूर्ण श्रेय हिग्स तथा एलन को जाता है, जिन्होंने 1934 में प्रकाशित अपने लेख रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू में उदासीनता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण किया। उदासीनता वक्र विश्लेषण की मूल्य मान्यता का आधार यह है कि उपभोक्ता यह तो नहीं बता सकता कि उसे किन किन वस्तुओं से कितनी कितनी उपयोगिता मिलती है, लेकिन यह बता सकता है कि उसे कितनी अधिक व कम उपयोगिता मिलती है। इस प्रकार उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिताओं के आधार पर एक प्राथमिकता क्रम, स्केल ऑफ प्रेफरेंस तैयार कर सकता है और उसी के आधार पर वस्तु के प्रयोग करने संबंधी निर्णय ले सकता है। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण तथा उदासीनता वक्र विश्लेषण में अंतर केवल इतना है कि एक ओर जहाँ सीमांत उपयोगिता विश्लेषण उपयोगिता की निरपेक्ष मापनीयता पर आधारित है, वहीं दूसरी ओर उदासीनता वक्र विश्लेषण उपयोगिता की मापनीयता के स्थान पर उसकी सापेक्ष तुलनीयता तथा क्रमवाचक विचार पर आधारित है। अब हम इसका अर्थ जानने से पहले इसकी हम मान्यताओं के बारे में चर्चा कर लें। पहली मान्यता यह है कि उपभोक्ता का व्यवहार हम ये मानकर चलते विवेकशील है तथा वो अपनी आय को व्यय करके अधिकतम संतोष
प्राप्त करना चाहता है। दूसरे, एक निश्चित समय अवधि में उपभोक्ता की आय स्थिर है। उपभोक्ता एक समय विशेष में दो या अधिक स्थानापन्न वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में रुचि रखता है तथा उपभोक्ता को अपने उदासीनता मानचित्र का पूर्ण ज्ञान है। नेक्स्ट मान्यता है, उपभोग की जाने वाली वस्तुएं सजातीय, एक रूप तथा पूर्ण रूप से विभाज्य है। उपभोक्ता को वस्तुओं की कीमतों का पूर्ण ज्ञान है। समय विशेष में वस्तुओं की कीमतें स्थिर मान करके चलते हैं, यह मान्यता लेकर के चलते हैं। उपभोक्ता को अपनी पसंदगी के अनुसार वस्तुओं का चुनाव करने पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। इन्हीं मान्यताओं के संदर्भ में अनेक अर्थशास्त्रियों ने तटस्थता वक्र को परिभाषित किया है। सबसे पहले J.K. ईस्टम के विचार के अनुसार यह मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का मार्ग होता है जिनके प्रति व्यक्ति तटस्थ रहता है, इसलिए इसे तटस्थता वक्र कहते हैं। प्रसिद्ध शास्त्री वो हैं बोल्डिंग। उनके विचार में समान पसंद दिखाने वाली रेखाएं तटस्थता वक्र कहलाती हैं, क्योंकि वे वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताती हैं जो एक दूसरे से न तो अच्छे होते हैं और न ही बुरे होते हैं। इस प्रकार हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि तटस्थता वक्र वह रेखा है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संबंधों को दिखाती है जिनसे प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि समान होती है। इसे हम तालिका व आगे चित्र की सहायता से इसको स्पष्ट कर सकते हैं। तालिका में हम देख रहे हैं कि 5 कॉलम है। पहले कॉलम में संयोग संख्या ली है, दूसरे कॉलम में x वस्तु की इकाइयाँ ली हैं, तीसरे कॉलम में y वस्तु की इकाइयाँ ली हैं, चौथे कॉलम में कुल संतुष्टि को दर्शाया गया है और 5वें कॉलम में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x फॉर y को लिया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि संयोग संख्या A के अंतर्गत उपभोक्ता x वस्तु की 1 इकाई तथा y वस्तु की 15 इकाइयों का उपभोग करता है, जिससे उसको z संतुष्टि मिलती है। अब यदि उपभोक्ता x वस्तु की मात्रा बढ़ाना चाहता है तो उसे y वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी। z संतुष्टि स्तर को प्राप्त करने के लिए अब उपभोक्ता यदि x वस्तु की 2 इकाइयों का उपभोग करता है तो उसे y वस्तु की 10 इकाइयों का ही उपभोग करना पड़ेगा। अतः तालिका में दिखाए गए सभी संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है और जैसे जैसे उपभोक्ता संयोग संख्या A से B पर, B से C पर आता है तो हम देख रहे हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई है। पहले वो वस्तु x की 1 इकाई के लिए 5 इकाई छोड़ने को तैयार है, फिर और एक और इकाई प्राप्त करने के लिए वो 3 इकाई छोड़ने को तैयार है, इस 2 फिर 1 इकाई छोड़ने को तैयार है। अतः हम कह सकते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। इसकी हम चर्चा बाद के वीडियो में करेंगे। यदि इस तटस्थता तालिका को हम एक वक्र के रूप में दिखाएं तो उस वक्र को ही हम तटस्थता वक्र कह सकते हैं। चित्र में हम देख रहे हैं x अक्ष पर हमने x वस्तु की इकाइयों को लिया है, y अक्ष पर y वस्तु की इकाइयों को लिया है। चित्र में जो इंडिफरेंस कर्व है उस पर विभिन्न बिंदु हैं A, B, C, D, E। ये क्रमशः ये संयोग बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा प्राप्त होती है तो हमें IC कर्व हमको प्राप्त हो जाता है और इन सभी से प्राप्त संतुष्टि कैसी रहती है, समान रहती है। तालिका के अनुसार इस चित्र को बनाया गया है। अब हम तटस्थता वक्र मानचित्र पर चर्चा करेंगे। यदि उपभोक्ता के लिए एक प्राथमिकता अधिमान या प्राथमिकता तालिका दी हुई है तो उसके अनुरूप एक तटस्थता वक्र का निर्माण किया जा सकता है, परंतु जब किसी उपभोक्ता के समक्ष अनेक पसंद के अधिमान हों तो उनके अनुसार हम अनेक तटस्थता वक्रों का निर्माण कर सकते हैं। जब एक तटस्थता चित्र में या जब एक रेखा चित्र में एक से अधिक तटस्थता वक्र बनाए जाते हैं तो उसे तटस्थता मानचित्र कहा जाता है। चित्र में हम देख रहे हैं कि IC1, IC2, IC3 एवं IC4 क्रमशः 4 अलग अलग तटस्थता वक्र हैं जो संतुष्टि के विभिन्न
इस तरह को बताते हैं। एक ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को बता रहा है, जबकि नीचा तटस्थ वक्र कम संतुष्टि को बताता है। चित्र में IC4 पर सबसे अधिक संतुष्टि, जबकि IC1 पर सबसे कम संतुष्टि प्राप्त होती है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता एक ही तटस्थ वक्र पर है तो तटस्थ एक ही तटस्थ वक्र पर तो तटस्थ रह सकता है, लेकिन विभिन्न तटस्थ वक्रों के बीच वह तटस्थ नहीं रहता है, क्योंकि ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को तथा नीचा तटस्थ वक्र कम संतुष्टि को बताता है। नेक्स्ट वीडियो में हम तटस्थ वक्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।